So angle of contact is angle which tangent to the liquid surface makes with a solid surface. तीन केस हो सकते हैं, एंगल कैन बी acute, एंगल कैन बी obtuse और एंगल कैन बी 90 डिग्री. सो और ये डिपेंड करेगा कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस. अगर मेरे पास एक कंटेनर है, जैसे फर्स्ट केस अगर हम देखें, आपके पास लिक्विड फिल्ड है इनसाइड अ ट्यूब. Any molecule on the surface, it experiences adhesive force due to glass and cohesive force due to other liquid molecules. कि अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया विच इज इंटरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड मतलब सरफेस पर टच कर रहा है ग्लास के, तो ग्लास के मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इस सारे रीजन में लिक्विड फिल्ड है. तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. हम इस कोहेसिव फोर्स के, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, इसके दो कंपोनेंट्स बना लेंगे. This will be Fc by root 2, Fc cos 45. There is Fc sin 45. अब ये फोर्स तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं. एक Fc रूट 2 और एक Fa. अगर मैं पहला केस लूं वेयर we say adhesive forces are stronger, इसको हम थोड़ा सा लार्ज बना देते हैं कि adhesive forces are stronger. Fa की वैल्यू Fc by रूट 2 से ज्यादा है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी? वैसे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज आउटवर्ड्स, Fh. ये वर्टिकल फोर्स है Fe, इन दोनों का रिजल्टेंट. टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, बिकॉज कर्व्ड सरफेसेस हो तो फोर्स और सरफेस में एंगल होगा 90. सो टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू इट और लिक्विड शेप ऐसी बनेगी. सो नॉर्मली हम लेते हैं if adhesive forces are strong, it forms concave meniscus. तो हमने सब केसेस में नेट फोर्स निकालनी है. नेट फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल पे किस डायरेक्शन में है? जो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस होगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स. को एडहेसिव फोर्स को हमेशा मार्क करना है, इट्स परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस. जैसे ये मार्क किया Fa, इट्स परपेंडिकुलर, ये सॉलिड सरफेस है ग्लास, इसके परपेंडिकुलर. कोहेसिव फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 45, बिकॉज अगर मैं एक ट्यूब लेता हूँ एंड यू कंसीडर मॉलिक्यूल, तो इसको इस रीजन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, इधर सब डायरेक्शन में. तो हम 45 पे लेंगे कि कोहेसिव फोर्स जो है दैट एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और एडहेसिव फोर्स परपेंडिकुलर. सो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, और टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स. सो अगर मैंने ये मॉलिक्यूल O लिया है, so we can say that OT represents tangent to the liquid surface. So इस फॉर्म में शेप बना देंगे. So पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर तीनों डायग्राम्स बनाने हैं. एंगल ऑफ कांटेक्ट. Angle of contact is defined as angle of contact is defined as angle which angle of contact is defined as angle which tangent to the liquid surface. Angle of contact is defined as angle which tangent to the liquid surface makes with a solid surface, and that angle must lie inside the liquid, and that angle must lie inside the liquid. अब इसका मतलब क्या हुआ? एट एंगल लाई मस्ट लाई इनसाइड द लिक्विड. लाइक मैंने अगर इस फॉर्म में लिया,
और ये लिक्विड सरफेस है। इफ आई ड्रॉ टेंजेंट तो दो एंगल बनेंगे, एक थीटा और एक ये एंगल. So angle must lie inside the liquid. Angle must lie inside the liquid, so this will be acute angle. Whereas अगर मैं ऐसे बनाता convex meniscus, tangent to the liquid surface, दो angle. So इस case में angle inside the liquid, so that should be obtuse angle. And that angle must lie inside the liquid. The angle of contact which tangent to the liquid surface, angle of contact which tangent to the liquid surface makes with solid surface, angle of contact which tangent to the liquid surface makes with solid surface depends on relative magnitude of cohesive and adhesive forces, relative magnitude of cohesive and adhesive forces, cohesive force on any molecule, cohesive force on any molecule at the surface, cohesive force on any molecule at the surface and at solid liquid interface, any molecule on the surface and at solid liquid interface X at an angle of 45 degree, X at an angle of 45 degree with a solid surface. An adhesive force in the molecule is marked. An adhesive force on the molecule is marked perpendicular to the adhesive force is marked perpendicular to the adhesive force is marked perpendicular to the solid surface. There can be three cases. There can be three cases. पहले तीनों समझ लो फिर डायग्राम बना लेना है. सेकेंड केस लेंगे where adhesive force is weak. And cohesive force is large. Net horizontal force will be इन दोनों का जो resultant that will be net force tangent to liquid surface perpendicular to net force. So this will be the liquid meniscus. Third is where FA and FC by root 2 are equal. Net horizontal force कितनी हो जाएगी?
This is FA. सिर्फ vertical force बचेगी in tangent to liquid surfaces perpendicular to it. FC by root 2. ये सिर्फ समझने के लिए बताया, otherwise this will not be asked in the school exams. कि अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है तो कन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, एडहेसिव स्ट्रांग है तो कनकेव मेनिस्कस, सेम ऑर्डर है तो इट विल बी प्लेन मेनिस्कस. डायग्राम बन जाएंगे तीनों तो बताना, देन वी विल राइट फ्यू पॉइंट्स. बन गया डायग्राम. So you can write. This implies that. This implies that if cohesive forces are strong relative to the adhesive forces, if cohesive forces are strong relative to adhesive forces, angle of contact is obtuse. For example, mercury in glass. For example, mercury in glass makes an angle of 136 degree. Second, if adhesive forces are strong, relative to the cohesive forces, relative to the cohesive forces, then angle of contact is acute. For example, water in glass. For example, water in glass makes an angle of, for example, water in glass makes an angle of 8 degree.
if both the forces if both the forces are of the same order, if both the forces are of the same order, then angle of contact is 90 and plane meniscus is formed. The angle of contact Is 90 degree. Angle of contact is 90 degree and plane meniscus is formed. Next to right. सर हाँ आपने जी. उसमें एग्जांपल वाटर इन ग्लासेस उसका एंगल ऑफ कितना था 8 डिग्री. 8 डिग्री. इसका 8 भी डिग्री लिख लो लास्ट. हाँ, लास्ट का भी लिख लो. वॉट प्योर वाटर इन सिल्वर. लास्ट वाला जो लिखा उसमें भी एग्जांपल लिख लो. प्योर वाटर इन सिल्वर forms plane meniscus. Pure water in silver forms plane meniscus. Second point लिखो. If a capillary tube is dipped in a liquid, if a capillary tube is dipped in a liquid, if capillary tube is dipped in a liquid, the liquid will rise in the capillary. The liquid will rise in the capillary if angle of contact is. The liquid will rise in the capillary if angle of contact is acute. The liquid will fall in the capillary if liquid will fall in the capillary if angle of contact is obtuse, and liquid will neither rise nor fall. And liquid will neither rise nor fall. Liquid will neither rise nor fall if angle of contact is 90 degree. Next you can write capillarity or capillary action. Capillarity or capillary action.
capillarity or capillary action. So you can write capillary tubes are thin hair-like tubes. Thin hair-like tubes. And the rise or fall of liquid. And the rise or fall of liquid in a capillary tube. And the rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillary action. And the rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillary action. असेंट फॉर्मूला हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है कि लिक्विड कितना राइज कर सकता है कैपिलरी ट्यूब में. So if you have a container filled with liquid, से एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट. अगर हमने बताना है लिक्विड राइज करेगा ही क्यों इस लिक्विड ट्यूब के अंदर, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब कनकेव मेनिस्कस बनेगा. द लिक्विड सरफेस विल हैव शेप लाइक दिस. So when it tries to contract, it exerts force on tube in downward direction because it tries to pull it down. Minimum surface area लेने के लिए spherical shape, वो tangent to the path एक force लगेगी. So the liquid surface tries to pull the tube down. Tube in turn exerts a force on the liquid in upward direction due to surface tension. So we can say this force is OA. ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ले रहे हैं कि सरफेस टेंशन के कारण ये नीचे फोर्स पर यूनिट एक्ट कर रही है, उसके रिएक्शन फोर्स ये बनेगी. अब अगर हम ले रहे हैं कि रिएक्शन फोर्स है जो ट्यूब लिक्विड पे अपवर्ड लगा रहा है, सरफेस टेंशन क्या थी, फोर्स या फोर्स पर यूनिट लेंथ? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो लिक्विड पे फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है ऐसे अपवर्ड, तो फोर्स कितनी लगेगी, कितनी लेंथ पे लग रही है ये? सॉलिड और लिक्विड कितनी लेंथ में कांटेक्ट में है, बिकॉज सॉलिड लिक्विड पे लगा रहा है. तो सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या लेंथ है जिसमें वो आपस में कांटेक्ट में है, बिकॉज फोर्स इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. ये जो ट्यूब का सर्कमफ्रेंस है, बाउंड्री ऑफ ट्यूब, मतलब अगर मैं ऐसे ट्यूब बनाऊं तो सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे कांटेक्ट में है, बीच में तो सिर्फ लिक्विड है. सो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जिसको बोलते हैं, जहां पे सॉलिड और लिक्विड टच कर रहे हैं, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्यूब. तो अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ T है तो फोर्स कितनी हो जाएगी? T इंटू 2 पाई आर. T इंटू 2 पाई आर. और इस डायरेक्शन में अब ये जो फोर्स है हमने मार्क की, मान लो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे. अगर ये T है, दिस विल बी ये थीटा, तो ये भी थीटा, T cos थीटा और T sin थीटा.
जो लिक्विड अपवर्ड राइज करेगा वो टी के कारण करेगा या सिर्फ कॉस कंपोनेंट के कारण करेगा? अपवर्ड, cos component. बिकॉज ये जो साइन कंपोनेंट है ये तो बैलेंस हो जाएंगे, ये लिक्विड को सही साइड से आउटवर्ड पुल कर रहे हैं, ये तो बैलेंस हो जाएंगे। ये अपवर्ड फोर्स है जिसके कारण लिक्विड राइज कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी? वी से फोर्स पर यूनिट लेंथ इन अपवर्ड डायरेक्शन इनटू 2 पाई आर। मतलब ये फोर्स है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ऊपर पुल कर रही है। और ऐसा तो नहीं है हमेशा ऊपर जाते रहेंगे, बिकॉज ग्रेविटी जो है इस लिक्विड पे नीचे एक्ट कर रही है। तो जब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो लिक्विड राइज करना बंद कर देगा। वेट ऑफ लिक्विड कौन सा? जो इस लेवल से ऊपर है, बिकॉज यहां तक तो सब बैलेंस्ड है। इससे ऊपर जो लिक्विड है उसका वेट और ये अपवर्ड फोर्स जब ये बैलेंस हो गए तो लिक्विड राइज करना बंद कर देगा। तो अगर मैं पूछूं से लिक्विड राइजेस अप टू हाइट h और ये बैलेंस हो गए, जब लिक्विड हाइट h तक राइज किया तो ये बैलेंस हो गए। तो इस लेवल से ऊपर मास ऑफ लिक्विड कितना है? इस लेवल से ऊपर अगर ये हाइट h तक राइज कर रहा है तो 2 पाई आर एच सिग्मा। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर एच। तो मास कितना हो गया अगर वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच है? तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, और वेट हो गया पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इस लेवल से ऊपर भी थोड़ा सा लिक्विड है। अगर मैं ट्यूब को दोबारा यहाँ पे साइड पे बनाऊं, हमने यहां तक ले लिया, पर ये मास ऑफ लिक्विड भी लेना पड़ेगा जो इधर है थोड़ा सा। इसका मास कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा ये वाले रीजन में, जो शेडेड पार्ट है? इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? अच्छा, अगर मैं ऐसे लेता, इस पूरे का वॉल्यूम कितना था? सिलेंडर ऑफ हाइट r, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? pi r cube. पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। उसमें से खाली जगह कितनी है? अगर मैं इसे स्फीयर बना दूं तो इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर। 4/3 3D फिगर है ना, मतलब बोर्ड पे तो 2D बनेगी, पर ये 3D है, ट्यूब है। तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। बीच में से आधे का लेना है तो इसका सिर्फ 2/3 पाई आर। 2/3 पाई तो हमें इस पूरे का वॉल्यूम पता है पाई आर क्यूब, उसमें से 2/3 पाई आर क्यूब खाली है, तो बचा कितना? 1/3 इसे पाई पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो वी कैन से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब बाय 3। मास हो जाएगा इनटू रो, वेट हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच। सो हमने एच निकालना था कि लिक्विड कितना राइज करेगा इन अ कैपिलरी ट्यूब। नॉर्मली ये वाला पार्ट जो है बाद में हम निग्लेक्ट भी कर देते हैं बिकॉज दिस इज जनरली वेरी स्मॉल। कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं तो रेडियस इज, बिकॉज हमने कहा बाल के जितनी पतली, सो आर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आप अगर आर वाली टर्म को निग्लेक्ट भी कर देते लास्ट स्टेप में जाके तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार डेरिवेशन करेंगे तो हम इसको लेंगे। सो हमने कंसेप्ट क्या यूज किया कि हमने कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप किया, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा था। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा था तो लिक्विड सरफेस ने ट्यूब पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगाई ओटी। अगर लिक्विड डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो ट्यूब भी लिक्विड पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस टी के दो कंपोनेंट्स बने, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा बैलेंस हो जाएगा
टी कॉस थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस पुल्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपवर्ड. कब तक राइज करते रहेंगे? जब तक अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड वेट ऑफ द लिक्विड बैलेंस नहीं हो जाते. टी कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स थी, तो फोर्स हो जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. लेंथ मीन सर्कमफ्रेंस पूरे पे एक्ट कर रही है. सो टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, उसको इस वेट के साथ इक्वेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच. 5 मार्क्स में आता है नॉर्मली, अगर जब आपको करा देंगे स्कूल में, तो इसलिए ध्यान से करना है इसको. सो डायग्राम बनाओ, फिर लिखते हैं असेंट फॉर्मूला. इसका एक शॉर्टर मेथड भी बता दूंगा मैं आपको, बस स्कूल में मत यूज करना उसको. मतलब ऐसे भूल जाए तो यूज कर सकते हो, स्कूल टीचर्स उसके नंबर नहीं देंगे, ऑल्दो दैट मेक्स इट वेरी फास्ट कैलकुलेशन. So you can write Venn diagram. Consider a container filled with liquid. Consider a container filled with liquid and a capillary tube, and a capillary tube is dipped in the liquid and its position fixed. If the liquid forms acute angle of contact, if the liquid forms acute angle of contact with the capillary tube or angle of contact or meniscus is concave, if the angle of contact is acute or the meniscus is concave, the liquid molecules on the surface at solid liquid interface सर मेनिस्कस के बाद रिपीट कर दो. the liquid molecules at the surface at solid liquid interface, liquid molecules at the surface of solid liquid interface tries to pull the tube down due to forces of surface tension, due to forces of surface tension. And the tube exerts the
same force OT on the liquid molecules as shown in the figure. Same force OT on the liquid molecules as shown in the figure in upward direction at an angle theta with vertical. In upward direction at an angle theta with vertical. The force per unit length OT will have two components. The force per unit length OT will have two components. T cos theta in vertically upward direction and T sin theta in horizontal direction. The liquid moves upwards. The liquid moves upwards due to liquid moves upwards due to the vertical components. Liquid moves upwards due to the vertical components. The net upward force. The net upward force on the liquid molecules. The net upward force on the liquid molecules. Liquids keep on rising. So weight is V rho G. Equating 1 and 2.
as radius of capillary tube is small, इसको neglect कर देंगे. So 2t cos theta over r हो जी. अब इस पे क्वेश्चन आता है आपको कि मान लो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, इसको मैंने लिक्विड में डिप किया और लिक्विड राइज कर सकता था इसमें 10 सेंटीमीटर तक. इस फॉर्मूला से अगर मैं ड्राइव करूं तो h की वैल्यू आती है कि h 10 सेंटीमीटर इसमें राइज कर सकता है, पर ये ट्यूब 4 सेंटीमीटर की है बस. तो फिर क्या होगा? लिक्विड 10 सेंटीमीटर तक राइज कर सकता था, इसको हम कहते हैं ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. कि लिक्विड जितना राइज कर सकता है ट्यूब उससे छोटी है, तो फिर कितना राइज करेगा? मतलब लिक्विड 4 सेंटीमीटर तक राइज करके ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा? लिक्विड 4 सेंटीमीटर तक राइज करके बाकी ओवरफ्लो कर जाएगा या नहीं करेगा? अब प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, आपके पास एक पेड़ था बड़ा आपके घर के बाहर, जैसे बहुत बड़ा पेड़ था, से इसकी हाइट थी से 20 मीटर. इसका मतलब जो आपने पानी दिया वो यहां तक राइज कर रहा था, इसके टॉप तक 20 मीटर तक. मैंने अगर ये पेड़ को काट दिया, 1 मीटर का ही रहने दिया, तो ऐसे होगा कि 1 मीटर पानी राइज कर रहा है, फिर इसमें से ऐसे शॉवर की तरह बाहर निकलना शुरू हो गया बाकी का पानी. होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर. नहीं होगा नहीं सर. होगा. मतलब ओवरफ्लो तो कभी नहीं करता कैपिलरीज में. या जैसे आपने ब्लॉटिंग पेपर को डिप किया इंक के अंदर, तो ब्लॉटिंग पेपर में 1 सेंटीमीटर राइज कर सकता था, आपके पास हाफ सेंटीमीटर का ही ब्लॉटिंग पेपर है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर से ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है ब्लॉटिंग पेपर से. तो ओवरफ्लो तो कभी नहीं होता. अब इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिखूं, HR इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा ओवर रो जी. अगर आप ये राइट हैंड साइड को देखो तो इधर सारी टर्म्स कांस्टेंट है. सरफेस टेंशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वाटर की सेम ही रहेगी अगर फिजिकल कंडीशन सेम है. थीटा कोहेसिव एडहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है, उसका लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है. रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. सो ये फैक्टर लेंथ ऑफ ट्यूब पे तो डिपेंड नहीं कर रहे. इसका मतलब HR का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. HR का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए. इसका मतलब अगर हम H को कम कर देंगे तो R बढ़ जाएगा. अब R कौन सा? R हमने इसमें क्या लिया था अभी जो डेरिवेशन की है, इसमें R क्या था? रेडियस ऑफ कैपिलरी. रेडियस ऑफ कैपिलरी. और हमने किया था कि जो रेडियस ऑफ कैपिलरी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस, इन दोनों को सेम लिया था. अब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब तो चेंज नहीं हो सकता, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज हो सकता है. अगर मैंने पहले एक बार ये ऐसे बनाया और फिर सरफेस को ऐसे बनाया,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया सर। बढ़ गया बिकॉज वो लार्जर स्फीयर बना। मतलब अगर आप देखो तो अगर मैंने ऐसे बनाया है तो अगर मैं स्फीयर को पूरा बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगा, बट अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो स्फीयर बड़ा बनेगा। अब तो हम कहेंगे जब h की वैल्यू इनसफिशिएंट होती है तो h तो मैक्सिमम हाइट तक पहले लिक्विड राइज कर जाएगा, उसके बाद उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, बट वो ओवरफ्लो कभी नहीं करेगा। तो आप h को जितना कम करते जाओगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसे फ्लैट बना दूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इनफाइनाइट। मतलब वो ओवरफ्लो तो कभी कर ही नहीं सकता, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी तक बढ़ सकता था, सो इट विल नॉट ओवरफ्लो। सो लिक्विड्स कभी ओवरफ्लो नहीं करते। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ तो लिक्विड कितना राइज करेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये फ्री फॉल में है, आपका ये सारा एपरेटस मैंने लिफ्ट में रखा और फ्री फॉल में है, तो फिर लिक्विड कितना राइज करेगा? अगर फ्री फॉल में है तो एपरेंट वेट ऑफ लिक्विड कितना हो गया? अगर फ्री फॉल है तो एपरेंट वेट ऑफ लिक्विड कितना हो गया? कितना? 0। अपवर्ड फोर्स जो हमने ली थी t cos थीटा इनटू 2 पाई r, उसको कौन बैलेंस कर रहा था? वेट। वेट। अब अगर लिक्विड का वेट ही नहीं है तो? और राइज ही नहीं करेगा। अच्छा, वो राइज वेट के कारण कर रहा था या सरफेस टेंशन के कारण कर रहा था? वो ऊपर किस फोर्स के कारण जा रहा था, वेट के कारण? 2t cos थीटा। 2t cos थीटा, t cos थीटा इंटू 2 पाई r के कारण जा रहा था। वेट तो उसको बैलेंस कर रहा था कि वो बढ़ता ही ना रहे, पर अगर वेट नहीं है तो वो बढ़ता ही रहेगा। और मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है? मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्यूब तक, ओवरफ्लो नहीं करना। सो वो एक बार मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा, उसके बाद फिर अगेन आर चेंज होना शुरू हो जाएगा, पर वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। बिकॉज मैं कह रहा हूँ अगर आप पहले वाले क्वेश्चन से कोरिलेट करो, अगर वेट नहीं है तो उसको कितना बढ़ना चाहिए? इनफाइनाइट हाइट तक। तो मेरे पास इनफाइनाइट हाइट की ट्यूब नहीं है, तो इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब है। इनसफिशिएंट लेंथ जब भी होगी इट विल राइज टू मैक्सिमम हाइट एंड देन रेडियस ऑफ कर्वेचर बिगिंस टू चेंज। सो कभी भी लिक्विड्स ओवरफ्लो नहीं करेंगे। अगर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो असेंट फॉर्मूला, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता तो ऐसे सरफेस होता तो फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन किधर लगती? लिक्विड सरफेस पे, इस फॉर्म में। तो लिक्विड राइज करने की जगह फॉल करता है इस ट्यूब के अंदर, मर्करी डिसेंट्स। और सेम डेरिवेशन रहती है जितना, मतलब आप इसी फॉर्मूला में ही अगर देखो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ ट्यूब्स है तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। cos थीटा नेगेटिव होगा तो h नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव h का मतलब वो राइज करने की जगह फॉल कर रहा है। और अगर प्लेन मेनिस्कस है तो थीटा 90। थीटा 90 है तो h की वैल्यू 0। 0। मतलब अगर प्लेन मेनिस्कस है तो लिक्विड ना तो राइज करेगा ना फॉल करेगा। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो राइज करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो फॉल करेगा। सो यहां तक लिख लिया ना, इसके आगे कैन राइट इसको हम लॉ का नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड ज्यूरेंस लॉ। This is from a scent formula.
फिर जूलियंस लॉ होता है कि HR is constant. This implies that if tube is of insufficient length, this implies that if tube is of insufficient length, the liquid will rise to its maximum height. The liquid will rise to its maximum height, and then the radius of curvature begins to change. Radius of curvature begins to change. But the liquid will never overflow. Similarly, in free fall, the apparent weight of liquid becomes zero. Similarly, in free fall, the apparent weight of liquid becomes zero, which implies that apparent weight of liquid becomes zero, which implies that force due to surface tension remains unbalanced. Force due to surface tension remains unbalanced. This liquid will rise to its maximum possible height. सर फोर्स के बाद रिपीट कर दो. Force due to surface tension remains unbalanced, and liquid will rise to its maximum possible height. Liquid will rise to its maximum possible height. Next is if plane meniscus is formed, liquid will neither rise nor fall. If plane meniscus is formed, liquid will neither rise nor fall. And if convex meniscus is formed, angle of contact will be obtuse. Angle of contact is obtuse. And the liquid will fall in the capillary tube. And the liquid will fall in the capillary tube. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो डिसेंट फॉर्मूला. H नेगेटिव आया तो डिसेंट फॉर्मूला होता है कि लिक्विड फॉल करेगा कैपिलरी ट्यूब में. So इसके आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं. दिस बेसिकली लिक्विड्स का पार्ट. थर्मल प्रॉपर्टीज करेंगे इसके आगे, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट वगैरह. So these are the mechanical properties of fluids. So अब fluids के लिए thermal properties पढ़ेंगे.